हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। ये है हमारी एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास का टाइमिंग रहता है डेली मॉर्निंग में 7 से 7:30 के आसपास। इसी बीच में आपको ये क्लास डेली मिल जाती है। इस क्लास के क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्लास को लेने के बाद आपको मिलता है वोकैब फ्रॉम द एडिटोरियल। जो एडिटोरियल में इंपॉर्टेंट वोकैब हैं उनको मैं लगभग 10-12 वर्ड्स डेली होते हैं, उनको मैं अलग से सेपरेटली लिख लेता हूँ और उनको ग्रेट डिटेल में आपको समझाता हूँ। देन एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रांग हो जाता है और फिर आपको चीज़ों को पढ़ने में और समझने में दिक्कत नहीं रहती है। देन जो एग्जाम में आपको अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं उस फॉर्मेट पर मैं एमसीक्यूज बनाता हूँ पैसेज से। ये जो आज का एडिटोरियल है इसी से मैं पैसेज बना देता हूँ, तो फिर आपको वहाँ पर जो एग्ज़ाम में आपको जो आता है ना वो अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन, वहाँ से फिर आपको आंसर्स छांटने आ जाते हैं, आपको अपने आप से खुद से सॉल्यूशन ढूंढने आ जाते हैं। तो ये 3 चीज़ हो जाती हैं और इसी के साथ मैं कुछ ग्रामर क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज़ को ऐड कर लेता हूँ जिससे कि ग्रामर में भी वो हेल्पफुल रहते हैं। लाइक एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस उसमें मिल जाते हैं आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नरेशन मिल जाती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कुछ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अलग अलग फॉर्मेट पर क्वेश्चंस रहते हैं तो उससे आपका ग्रामर भी कवर हो जाता है। तो इस तरीके से आपके दो मेजर पोर्शंस जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर है वो इस क्लास से कवर हो जाता है। आपको वोकैब में दिक्कत ना आए उसके लिए एक अलग से स्पेशल वोकैब की क्लास 10 बजे आती है। उसमें तो चीज़ों को बहुत ग्रेट डिटेल हम पढ़ते हैं। उसमें एंटोनियम सिनोनिम्स पढ़ते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इतना सारा कुछ पढ़ते हैं। और उस क्लास की खास बात यह है, इतनी यूनिक क्लास है वो, उसमें मैं लास्ट में कराता हूँ ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस। तो उसके बाद तो सारी वोकैब जो भी आप पढ़ रहे हो डेली वो क्लास में ही याद हो जाती है आपको प्रैक्टिस के साथ में। तो वो तो अपने आप में पूरा एक प्रैक्टिस सेट है, वो तो बहुत मस्ट वॉच है हर स्टूडेंट के लिए। अगर आपको रीडिंग में या फिर ग्रामर में दिक्कत है तो आप इस क्लास को भी लीजिए और वोकैब के लिए वो क्लास आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्लास है। चलिए आगे देखते हैं बेनिफिशरीज कौन रहते हैं। ये क्लासेस किन लोगों के लिए डिज़ाइन करी गई हैं। देखो, जितने भी एसएससी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल दे रहे हों, सीपीओ दे रहे हों, सीएचएसएल, स्टेनो या फिर कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। साथ ही बैंक एस्पायरेंट्स भी इस क्लास को लें, उनको बहुत फ़ायदा होगा। डिफेंस और यूपीएससी सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस क्लास को ज़रूर लें। मॉर्निंग में ही आ जाती है 7 साढ़े 7 के आसपास, तब आप इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है जी। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप डाउनलोड करें और क्लास के बाद खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ऑलराइट, चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को और इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है स्टांस। ये होता है एक नाउन। इसका मतलब हिंदी में होता है रुख या फिर दृष्टिकोण। अ वे ऑफ थिंकिंग, एक सोचने का तरीका। अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में कोई सोचने का तरीका है, उसी को बोलते हैं स्टांस। एन एटीट्यूड और पोजिशन ऑन एन इशू, एक ऐसी एटीट्यूड है या फिर एक पोजीशन है कि आप किसी मुद्दे पर, किसी इश्यू पर कोई चीज़ सोच रहे हैं, उसी को बोलते हैं स्टांस। द प्राइम मिनिस्टर रीटरेटेड इंडियाज स्टांस ऑन इथिकल एआई डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो स्टांस है इस पर, एआई पर, ऑन एथिकल एआई डेवलपमेंट, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने करा है रीआइटरेट। का मतलब क्या हो गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने जोड़ दिया है, दोबारा से उस पर बल दिया है किसी चीज़ पर। किस पर? इंडियाज स्टांस, इंडिया का जो स्टांस है, जो रुख है, ऑन एथिकल एआई डेवलपमेंट पर। सिनोनिम देखते हैं इसके स्टांस के। देखो, पोजीशन होना, हमारी क्या पोजीशन है, व्यू पॉइंट हमारा क्या है और हमारा क्या स्टैंड है, हम क्या उसमें रुख रखते हैं, क्या दृष्टिकोण रखते हैं, उसी को बोलते हैं स्टांस। एक तरफ तो देखो दृष्टिकोण है, लेकिन दूसरी तरफ इनडिफरेंस है, हमारे मतभेद हैं, न्यूट्रलिटी है, हमारा कोई स्टांस नहीं है, ना हम इधर की सोच रहे हैं ना उधर की, हम न्यूट्रल हैं बिल्कुल। डिसइंटरेस्ट है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, इंडिफरेंस, न्यूट्रलिटी और डिसइंटरेस्ट। अगला वर्ड है पर्सपेक्टिव। ये होता है एक नाउन, ये भी उसी के जैसा है, स्टांस का ही सिनोनिम हो जाता है ये। इसका मतलब भी होता है दृष्टिकोण या फिर नज़रिया। अ पर्टिकुलर एटीट्यूड और वे ऑफ कंसीडरिंग समथिंग, किसी चीज़ को कंसीडर करने का या एक ऐसा एटीट्यूड, उसी को बोलते हैं पर्सपेक्टिव। द समिट प्रोवाइडेड अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन एआई गवर्नेंस। समिट ने, जो सम्मेलन हुआ है, उसने क्या प्रोवाइड करा है, एक ग्लोबल मतलब एक वैश्विक स्तर का पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया, ऑन एआई गवर्नेंस,
एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी गवर्नेंस पर। आउटलुक, व्यू और स्टैंड पॉइंट, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। आउटलुक को मार्क कर लो, ये अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, ओपिनियन है, लेकिन दूसरी तरफ नैरो माइंडेडनेस है, मतलब कोई नज़रिया ही नहीं है, बहुत आप थोड़ी सी चीज़ों को सोच पाते हो। बायास है, मतलब पक्षपाती चीज़ें हैं। और शॉर्ट साइटेडनेस, देखो इतना बड़ा वर्ड हो गया, तीन वर्ड से मिलकर बन गया शॉर्ट साइटेड और नेस। शॉर्ट मतलब छोटा, साइटेड मतलब दृष्टि, और नेस मतलब वो आपकी जो दृष्टि है वो दृष्टिकोण बहुत छोटा है, तो उसी की एक उसकी अवस्था को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। अगला है वर्ड मिटिगेट, ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है कम करना या फिर हल्का करना। किसी चीज़ को आप रिड्यूस कर रहे हो, है ना, कम कर दे रहे हो, उसी को बोलते हैं मिटिगेट करना। टू मेक समथिंग लेस सीवियर और हार्मफुल, कम उसको कर देते हैं किसी चीज़ को, तो उसी को बोलते हैं मिटिगेट करना। पॉलिसीज शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ एआई ड्रिवन जॉब लॉसेस। पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, लगानी चाहिए, बनानी चाहिए पॉलिसीज, किस चीज़ के लिए? टू मिटिगेट, कम करने के लिए, किस चीज़ को कम करने के लिए? द रिस्क ऑफ एआई ड्रिवन जॉब लॉसेज, जो एआई आएगा उससे जो जॉब लॉस होगा ना, उसके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मिटिगेट मतलब कम करना, रिड्यूस करना, एलिविएट करना और लेसन करना। लेसन लेस से बना है, लेस मतलब कम को बोलते हैं, तो लेसन कम करने को होता है। एलिवेट इसमें मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें कम हो रही हैं, है ना, एलिवेट उनको करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वर्जन करा जा रहा है, उनको बिगाड़ दिया जा रहा है। अग्रावेट कर दे रहे हैं हम, मतलब बढ़ा दे रहे हैं। इंटेंसिफाई करना वही बढ़ाना, तो तीन इसमें हो जाते हैं। इसमें से आप अग्रावेट को मार्क कर लो और इंटेंसिफाई को मार्क कर लो, ये दोनों काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। अगला वर्ड है क्रूशियल। क्रूशियल होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण या फिर अत्यावश्यक, बहुत ज़्यादा आवश्यक। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कोई चीज़, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, उसी को बोलते हैं क्रूशियल। प्रॉपर एआई रेगुलेशन इज क्रूशियल टू प्रिवेंट मिसयूज। जो प्रॉपर एआई की जो रेगुलेशन है, उसको कंट्रोल करने की जो पॉलिसीज़ हैं एआई को, इज क्रूशियल, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू प्रिवेंट मिसयूज, इसका मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए। एसेंशियल होना, वाइटल होना और सिग्निफिकेंट होना, वाइटल को मार्क करो इसमें। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नेसेसरी हैं, एसेंशियल हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनसिग्निफिकेंट हैं, इतनी ज़्यादा महत्व नहीं है उनका। अनइम्पोर्टेंट हैं, बहुत कम ज़रूरी हैं, माइनर, छोटी सी हैं। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट और माइनर। अगला वर्ड है ब्रेक थ्रू। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण उपलब्धि या फिर बड़ी सफलता को बोलते हैं ब्रेक थ्रू। अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी और अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है या फिर कोई अचीवमेंट है काफ़ी बड़ा, उसी को बोलते हैं ब्रेक थ्रू। द डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एआई मॉडल्स इज़ अ मेजर ब्रेक थ्रू इन टेक्नोलॉजी। जो डेवलपमेंट हुआ है ना, जो रीजनिंग एआई मॉडल्स की जो रीजनिंग है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू है, काफ़ी बड़ी सक्सेस है इन टेक्नोलॉजी में। इनोवेशन को बोल देते हैं ब्रेक थ्रू, एडवांसमेंट को भी बोल देते हैं, और डिस्कवरी, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी बड़ी सफलता मिल रही है ना, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, दूसरी तरफ सेटबैक है, परेशानियाँ आ रही हैं, फेलियर हो रहा है और स्टैग्नेशन हो रहा है। तो तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, सेटबैक, फेलियर और स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन को मार्क कर लो। स्टैग्नेंट वर्ड भी आई गया यहाँ पर, इसको भी देखो, ये होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्थिर, ठहरा हुआ है। अब देखो यहाँ पर स्टैग्नेशन हो रहा है, तो चीज़ें कहीं चल नहीं पा रही, ठहरी हुई है, रुकी हुई है। तो वही है ना, एक तरफ तो सफलता मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ रुका हुआ है, रुकावट है, तो वही होता है स्टैग्नेशन। तो स्टैग्नेंट मतलब स्थिर है, ठहरा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, चेंज नहीं हो रहा और ग्रो नहीं कर रहा, तो इसी को बोलते हैं स्टैग्नेंट। विदाउट इनोवेशन, बिना इनोवेशन, बिना इनोवेशन होता है आविष्कार के, तो बिना आविष्कार के वेजेस इन द आईटी सेक्टर में रिमेन स्टैग्नेंट। जो वेजेस है ना आईटी सेक्टर के, जो मजदूरी है, वो क्या हो जाएगी? मे रिमेन स्टैग्नेंट, वो रुक जाएगी, वो रुकी रहेगी। इनएक्टिव होना, मोशनलेस, देखो दो वर्ड से बन गया मोशन और लेस, तो जिसमें मोशन नहीं है उसी को बोलते हैं मोशनलेस, जिसमें गति नहीं है। स्टिल है, बिल्कुल शांत है, ठहरा हुआ है, तो तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें ठहरी हुई हैं, स्टैग्नेंट है, इनएक्टिव है, लेकिन दूसरी तरफ डायनामिक है। डायनामिक मतलब एकदम से चेंज हो सकती है कोई भी चीज़ कभी भी, तो डायनामिक होना, एक्टिव होना और ग्रोइंग होना। डायनामिक को मार्क कर लो, अच्छा वर्ड है। ईगल्स, एंजल्स पोज,
एंजल्स पोज एक तरह से नाउन होता है, ये 2 वर्ड्स से बना है, एंजल्स और पोज से। देखो एंजल्स ठहराव, हिंदी में मीनिंग इसने बताया नहीं है लेकिन इसको एक्सप्लेन कर दिया है, कंपनियों को लाभ लेकिन श्रमिकों को नहीं। कोई ऐसी पॉलिसी है ना, कोई ऐसा एक्शन है जो कोई कंपनी ने लिया है लेकिन उससे कंपनी का लाभ होगा और जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट नहीं होगा, उस सिचुएशन को बोलते हैं एंजल्स पोज। अ फेज एक ऐसा फेज है जहाँ पर बिजनेस बेनिफिट करेंगे फ्रॉम टेक्नोलॉजी से बिजनेस को तो फायदा होगा, वाइल वेजेस स्टैग्नेट, और लेकिन जो मजदूर लोग हैं, मजदूरी है वो स्टैग्नेट मतलब वो स्थिर रहेगी, उसको कोई फायदा नहीं होगा। द इकोनॉमिक सर्वे वॉर्न्स ऑफ एन एंजल्स पोज, इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, उसने क्या वार्निंग दी है, उसने वार्निंग करी है ऑफ एन एंजल्स पोज, कि भाई यहाँ पर एंजल्स पोज होगा, कंपनियों को फायदा हो जाएगा लेकिन एम्प्लॉयज को नहीं होगा। वेयर फर्म्स प्रॉफिट बट वर्कर्स वेजेस रिमेन अनचेंज, जहाँ पर फर्म्स को मतलब कंपनियों को तो प्रॉफिट होगा लेकिन जो वर्कर्स के वेजेस है वो रिमेन अनचेंज, वो अनचेंज रहेंगे। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन सिनोनिम हो जाता है, और वेज स्टैग्नेशन मतलब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन रहेगा और वेज का स्टैग्नेशन रहेगा। वेज मतलब मजदूरी, सैलरी वगैरह जो होती हैं वो स्टैग्नेट रहेंगी, ठहरी हुई रहेंगी। लेकिन इसका उल्टा वेज ग्रोथ हो जाएगा, वेज ग्रोथ नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट का ग्रोथ होगा और इकोनॉमिक बूम आ जाएगा। तो 3 ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स इसके याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसका मीनिंग समझ लो। एंजल्स पोज वही होता है जहाँ पर जिस एक्शन के, जिस पॉलिसी के बाद कंपनियों को फायदा होगा लेकिन वहाँ के एम्प्लॉयज को नहीं होगा। रीप करने का मतलब वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्राप्त करना या फिर फसल काटना। मतलब आपने जो काम करा है उसका जो रिजल्ट आएगा उसी को तो रीप बोलते हैं ना। टू ऑब्टेन और रिसीव बेनिफिट्स एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, आपने जो एक्शन लिए हैं उसके जो रिजल्ट आया है, उसके जो भी बेनिफिट्स आए हैं उनको लेना, मतलब प्राप्त करना कोई चीज़। कंपनीज रीप ह्यूज प्रॉफिट्स फ्रॉम एआई, कंपनी क्या रीप करेंगी, क्या प्राप्त करेंगी, ह्यूज प्रॉफिट्स, काफ़ी प्रॉफिट्स मिलेगा उनको फ्रॉम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। वाइल एम्प्लॉयज़ वरी अबाउट जॉब सिक्योरिटी, लेकिन एम्प्लॉयज़ को क्या वरी, क्या चिंता रहेगी कि भाई उनकी जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, उनकी जॉब चली भी जा सकती है, उनकी जॉब उसमें जो है खतरे में है क्योंकि एआई क्या कर लेगी, एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर लेगी, तो वो खतरा बना हुआ है। हार्वेस्ट करना, गेन करना या ऑब्टेन करना, 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं। हार्वेस्ट को कर लो मार्क, अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो प्राप्त कर रहे हो, आपको मिल रही हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ लॉस कर रहे हो, खो दे रहे हो, फॉरफिट हो जा रहा है और सफ़र कर रहे हो। फॉरफिट को मार्क करो। फॉरफिट का मतलब होता है चले जाना कोई चीज़ या फिर दे देना, टू गिव। आगे अगला वर्ड है स्ट्रेन, ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है तनाव या फिर दबाव, है ना, किसी चीज़ में दबाव पड़ना, जोर पड़ना, उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। प्रेशर होना या फिर स्ट्रेस होना, कोज बाय डिमांड्स एंड डिफिकल्टीज, किसी चीज़ की डिमांड की या डिफिकल्टी की वजह से कोई दबाव पड़ता है, स्ट्रेस या प्रेशर पड़ता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। द इंक्रीज्ड एनर्जी कंजम्पशन ऑफ एआई, एआई का जो इंक्रीज एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी की ज़्यादा खपत है, प्लेसेस अ स्ट्रेन, वो क्या करता है कि स्ट्रेन मतलब एक जोर पड़ डालता है, दबाव डालता है ऑन ग्लोबल रिसोर्सेज, वैश्विक रिसोर्सेज संसाधनों पर। स्ट्रेन मतलब प्रेशर होना, बर्डन होना, टेंशन होना, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो टेंशन हो रही है, काफ़ी दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ रिलीफ है, आराम है, ईज है, एकदम आसानी है, कंफर्ट है ना, आराम है, तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, रिलीफ, ईज और कंफर्ट। अगला वर्ड है प्रोएक्टिव, ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सक्रिय या फिर पहले से ही तैयार रहने वाला। टेकिंग एक्शन इन एडवांस टू प्रिवेंट प्रॉब्लम, देखो कोई प्रॉब्लम आएगी, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, हर बिजनेस में हर जगह पर प्रॉब्लम्स रहती हैं, उस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए पहले से ही लिया गया कोई एक्शन, उसी को बोलते हैं प्रोएक्टिव। अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू एआई गवर्नेंस कैन प्रिवेंट फ्यूचर इकोनॉमिक डिसरप्शंस, एक प्रोएक्टिव अप्रोच, पहले से ही ली गई एक अप्रोच टू एआई गवर्नेंस के लिए, कैन प्रिवेंट फ्यूचर इकोनॉमिक डिसरप्शंस, क्या कैन मतलब कर सकती है, क्या प्रिवेंट कर सकती है फ्यूचर इकोनॉमिक डिसरप्शन, जो भविष्य में इकोनॉमिक डिसरप्शंस आएंगी, जो दिक्कतें आएंगी, उनको प्रिवेंट कर सकती है, बचा सकती है। क्या चीज़? प्रोएक्टिव अप्रोच, पहले से ही ली गई अप्रोच। फॉरवर्ड थिंकिंग, पहले ही सोच लेना, प्रिपेयर्ड हैं आप, प्रिवेंटिव अप्रोच है, तो प्रोएक्टिव या फिर प्रिवेंटिव यही होती है इसका सिनोनिम। अच्छा, एक तरफ तो प्रोएक्टिव है, पहले से ही है, आप एक्टिव हो,
लेकिन दूसरी तरफ रिएक्टिव है, आप कोई चीज़ आएगी उसके बाद आप रिएक्शन दोगे, रिएक्टिव रहेगी आपकी अप्रोच, पहले से आप तैयार नहीं हो, पैसिव हो, है ना, नेग्लिजेंट है कोई चीज़। तो वही है इनके तीन एंटोनियम्स, रिएक्टिव, पैसिव और नेग्लिजेंट। चलिए ये हमने वर्ड्स देख लिए हैं, अब हम देखते हैं आज का एडिटोरियल। काफ़ी अच्छा आज का एडिटोरियल है। टॉपिक है अवर्टिंग एंजल्स पोज ऑन द एआई एक्शन समिट इन पेरिस। एआई के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो एक एंजल्स पोज आएगा, कंपनियों को तो फायदा मिलेगा लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए खतरनाक होगा। उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए पहले ही उसको टालने की बात हो रही है ऑन द एआई एक्शन समिट इन पेरिस। अभी जो एआई एक्शन का समिट सम्मेलन हुआ है पेरिस में, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं नरेंद्र मोदी, तो उसके बारे में ये आज का एडिटोरियल है। चलिए पढ़ते हैं इसको। एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड लेबर मार्केट्स इमर्ज एज की प्रायोरिटीज इन एआई समिट। एआई समिट में जो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी थी, एनर्जी को बचाने वाली बातें थी, एंड लेबर मार्केट्स, और लेबर मार्केट्स के बारे में जो बातें हुई हैं वो क्या हुआ है कि की प्रायोरिटीज़, की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ इस वाले समिट में रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड इंडियाज स्टांस ऑन द इवॉल्विंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लैंडस्केप एट द एआई एक्शन समिट इन पेरिस ऑन February 11। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाईलाइट करा है इंडियाज स्टैंस, मतलब इंडिया का जो रुख है, इंडिया का जो पक्ष है, जो नज़रिया है हमारा, ऑन द इवॉल्विंग एआई, जो इवॉल्व हो रही है एआई, उसके ऊपर, एट द एआई एक्शन समिट इन पेरिस, पेरिस में जो एक्शन समिट हुआ है वहाँ पर मोदी जी ने हाईलाइट करा है इंडिया का स्टांस। और कब हुआ है? ऑन February 11 फरवरी में, परसों ही हुआ है। स्ट्रेसिंग द नीड फॉर गवर्नेंस, और क्या स्ट्रेस करा है नरेंद्र मोदी जी ने? द नीड फॉर गवर्नेंस, गवर्नेंस की ज़रूरत, एंड स्टैंडर्ड्स दैट अपहोल्ड, और ऐसे मानक, ऐसे स्टैंडर्ड जो अपहोल्ड, जो रखते हैं शेयर्ड वैल्यूज़, जिसमें हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ आती हैं, एड्रेस करते हैं जिनको, रिस्क को, खतरों को, और बिल्ड करा है, और जो बिल्ड करते हैं ट्रस्ट। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने, मोदी जी ने वहाँ पर रखा है। दिस पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द जॉइंट स्टेटमेंट साइंड बाय इंडिया एंड ओवर 50 अदर कंट्रीज। और ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो हमारा नज़रिया है कि भाई हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, गवर्नेंस को देखना है, हमें शेयर्ड वैल्यूज़ देखनी है, जो रिस्क उसमें आ सकते हैं एआई के बाद उनको, है ना, जो ट्रस्ट हम डेवलप करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो ये जो हमारा नज़रिया है ना, इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, ये वहाँ पर भी नज़र आता है जब जॉइंट स्टेटमेंट साइन करा गया है इंडिया के द्वारा और लगभग 50 दूसरे देशों के द्वारा। तो वहाँ पर भी मोदी जी ने इन चीज़ों को, वहाँ पर नज़रिए को अपने को रखा है। कमिटमेंट्स टू ट्रस्ट, सेफ्टी एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू अलाइन वेल विद इंडियाज एफर्ट्स टू एडवांस एआई टेक्नोलॉजीज वाइल मिटिगेटिंग रिस्क। और क्या है जो कमिटमेंट्स है ना, कि भाई ट्रस्ट होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि एआई खतरनाक हो सकता है ना, तो उसकी सेफ्टी भी होनी चाहिए, और यूनिवर्सल एक्सेस जो अलाइन करेगा, किससे, मतलब अलाइन मतलब मेल खाएगा इंडिया के एफर्ट से टू एडवांस एआई टेक्नोलॉजीज वाइल मिटिगेटिंग रिस्क। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हैं कि चीज़ें मेल खाएं, जब हम ये रिस्क को मिटिगेट करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो सारी चीज़ें अलाइन करनी चाहिए। द नेशंस अप्रोच टू एआई, नेशन की जो अप्रोच है, देश की जो अप्रोच है एआई को लेकर, विल बी क्रूशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एज द टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस एंड कॉस्ट डिक्लाइन। क्योंकि क्या हो जाएगा, देखो क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ना वो तो प्रोग्रेस करेगी और कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन करेगी, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है। इनोवेशन सच एज चाइनीज़ फॉर्म डीप सीक, चाइना का जो डीप सीक का इनोवेशन है, इस टाइप के इनोवेशन, ब्रेक थ्रू मतलब उनको जो सक्सेस मिली है चाइना को डीप सीक ब्रेक थ्रू में, रीजनिंग मॉडल्स, तो जो रीजनिंग के जो मॉडल्स हैं, अंडरस्कोर द ग्रोइंग रिस्क टू लेबर मार्केट। ये क्या करते हैं, ये रिस्क बढ़ा देते हैं लेबर मार्केट का। लेबर मार्केट मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मार्केट में, मतलब वहाँ पर जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका रिस्क बढ़ा देते हैं। द आईटी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज सेक्टर, आईटी और सर्विस की जो सेक्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी बट एम्प्लॉयज़ आर रिलेटिवली स्मॉलर वर्कफोर्स। जो आईटी और सर्विस सेक्टर हैं वो इंडिया की जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है ना इंडियन इकोनॉमी का, वो उसमें आता है, बट एम्प्लॉयज़, लेकिन उसमें जो रोज़गार है
वो रिलेटिवली स्मॉलर वर्कफोर्स का होता है। एआई ड्रिवन एफिशिएंसी, जो एआई के द्वारा चलाई जाने वाली एफिशिएंसी है, जो एआई एफिशिएंसी देगा, गेन्स प्रेजेंट एंड अट्रैक्टिव बिजनेस प्रोपोजिशन। अब क्या है, ये अट्रैक्टिव बिजनेस प्रोपोजिशन को वो कर रहा है, पा रहा है, प्राप्त कर रहा है। येट द पोटेंशियल फॉर जॉब लॉसेस और स्टैग्नेंट वेज ग्रोथ इन दिस सेक्टर पोजेस सीरियस रिस्क। देखो यहाँ पर चीज़ें डेवलप तो हो रही हैं, लेकिन एक पोटेंशियल है कि भाई यहाँ पर जॉब जा सकती हैं, जॉब जाने का, या फिर स्टैग्नेंट वेज ग्रोथ होगी कि अगर जॉब नहीं भी गई ना तो लोगों की सैलरी नहीं बढ़ेगी, वो वेज ग्रोथ स्टैग्नेंट रहेगी, रुकी रहेगी। इन दिस सेक्टर पोजेस सीरियस रिस्क। आईटी और ये जो सर्विस सेक्टर है उसमें ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एआई के आने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर काम तो एआई से ही हो जाएगा ना। तो फिर एम्प्लॉयज़ की या तो जॉब चली जाएगी, और अगर जॉब भी नहीं गई तो उनकी सैलरी हाइक नहीं होगी। क्यों बढ़ाएगा कोई भी कंपनी क्यों सैलरी बढ़ाएगी अगर उनको काम ही नहीं है उसका। तो द प्राइम मिनिस्टर rightly pointed out that technological advancements historically create new employment opportunities। प्राइम मिनिस्टर ने सीधा पॉइंट आउट करा है किस चीज़ को, दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट मतलब जो वृद्धि होती है, विकास होता है, हिस्टोरिकली क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उससे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करा जा सकता है। हाउएवर, लेकिन एज नोटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में नोट करा गया है, बताया गया है, देयर इज़ अ वैलिड कंसर्न रिगार्डिंग द एंजल्स पोज। वहाँ पर एक वैलिड कंसर्न मतलब चिंता, तो काफ़ी एक वैलिड चिंता है कि भाई जो वहाँ पर ना एंजल्स पोज आ सकता है। मतलब एंजल्स पोज वो स्थिति कि जहाँ पर कंपनियों को तो फ़ायदा होगा लेकिन एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा नहीं होगा। अ फेज वेयर फर्म्स रीप द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, वही जो फर्म्स हैं वो रीप करेंगी, जिनको प्राप्त होगा क्या, बेनिफिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का बेनिफिट, वाइल रियल वेजेस स्टैग्नेट, लेकिन जो रियल वेजेस हैं, जो मजदूरी है, सैलरी वगैरह है, वो स्टैग्नेट करेगी, रुकी रहेगी। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता इवन अ ब्रीफ पीरियड ऑफ सच इकोनॉमिक स्ट्रेन। हम एक बहुत छोटा सा पीरियड भी इस तरीके के इकोनॉमिक स्ट्रेन का, इकोनॉमिक दबाव का नहीं झेल सकते, क्योंकि हमारे यहाँ देश में सिचुएशन अलग है। मेकिंग प्रोएक्टिव पॉलिसी रेस्पॉन्सेज एसेंशियल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी प्रोएक्टिव पॉलिसी लेनी पड़ेगी, पहले से ही हमको तैयार रहना पड़ेगा, जिससे कि हम रेस्पॉन्स देंगे इन सारी चीज़ों को। क्योंकि अगर हमारे देश में, आप सोचो, हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और बेरोजगारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, और यहाँ पर एआई आकर अगर लोगों की नौकरियाँ खा जाएगी तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेन रहेगा ना। हमारे यहाँ तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर तो इसलिए प्रोएक्टिव पॉलिसी के रेस्पॉन्स लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। द समिट्स एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल एआई ग्रोथ, समिट का जो एम्फेसिस मतलब समिट में जो जोर दिया गया है किस चीज़ पर, सस्टेनेबल एआई ग्रोथ पर, एंड एनर्जी एफिशिएंसी, और एनर्जी एफिशिएंसी पर, एनर्जी के मतलब सही तरीके से यूज़ पर, इज़ इक्वली टाइमली, और ये क्या है, बराबर इसी समय में इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गिवन ग्लोबल क्लाइमेट इम्परेटिव्स, और क्या है कि ग्लोबल क्लाइमेट, जो वैश्विक रूप पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको भी सोचते हुए हमको चीज़ों को करना है। द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूसेस मोर देन ट्वाइस द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया, जो यूएस है, जो अमेरिका है, वो हमसे लगभग डबल, ट्वाइस मतलब डबल, हमसे लगभग डबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, डेस्पाइट हैविंग जस्ट अ क्वार्टर ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और उसकी पॉपुलेशन हमारे 1/4 के बराबर भी है, लेकिन तब भी वो हमसे डबल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है। अ ग्रोइंग शेयर ऑफ दिस एनर्जी इज नाउ कंज्यूम बाय डाटा सेंटर्स, और ये जो ग्रोइंग शेयर है ना, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, इसका एक बड़ा शेयर कौन कंज्यूम करते हैं, डाटा सेंटर्स जो हैं वो करते हैं, विच पावर एआई ट्रेनिंग, जिससे एआई ट्रेनिंग को पावर मिलती है, और डिप्लॉयमेंट को, जहाँ पर एआई को डिप्लॉय करा गया है वहाँ पर इस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से फ़ायदा मिलता है, या फिर इस कंजम्पशन को वहाँ पर यूज़ करते हैं। एज एआई ड्रिवन एनर्जी डिमांड सर्जेज, जैसा कि जो एआई ड्रिवन एनर्जी है ना, वो क्या डिमांड करती है, सर्ज मतलब उछाल, एक ग्रोथ को वो करती है डिमांड। एंश्योरिंग दैट, क्या इंश्योर करते हुए, दैट दिस ग्रोथ इज पावर्ड बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल, कि भाई ये जो ग्रोथ है ना, ये जो एनर्जी की ग्रोथ है, ये पावर्ड बाय रिन्यूएबल सोर्सेज इज क्रिटिकल, कि भाई ये जो
ग्रोथ हो रही है ना, इसको आप रिन्यूएबल सोर्सेज से करो, ये इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है। कॉमर्शियल एआई सक्सेस रिमेन्स एल्यूसिव। जो कॉमर्शियल एआई सक्सेस है ना, वो कैसी रहती है, एल्यूसिव रहती है। एल्यूसिव मतलब वो होता है कि जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, है ना, जो उसको आप आसानी से रख सकते हो, इसको हैंडल करना आसान है। तो कॉमर्शियल एआई सक्सेस रिमेन्स एल्यूसिव विद सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, और सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स उसमें हो फ्लोइंग इनटू टॉप मार्केट प्लेयर्स। टॉप मार्केट प्लेयर्स मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में वो फ्लो करे, बट ऑफरिंग लिमिटेड फाइनेंशियल रिटर्न्स, लेकिन उससे क्या, लिमिटेड फाइनेंशियल रिटर्न्स मिले। वाइल इंडिया मे नॉट रेप्लीकेट दिस हाई इन्वेस्टमेंट, इंडिया क्या है, इंडिया इतने बड़े लेवल पर वो नहीं कर सकता, रेप्लीकेट नहीं कर सकता हाई इन्वेस्टमेंट को। रेप्लीकेट मतलब हम उस तरीके से नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते ना किसी चीज़ को हम, दिस हाई इन्वेस्टमेंट, इतने बड़े हाई इन्वेस्टमेंट को, जिसमें कि लो रिटर्न मॉडल है। भाई हमें अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लो रिटर्न तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। डेवलपिंग फाउंडेशनल एआई मॉडल्स, और हम डेवलप करें फाउंडेशनल एआई मॉडल्स को दैट आर टेलर्ड टू इंडियन नीड्स इज इम्परेटिव। हम अपनी अकॉर्डिंग टू हमारी इंडियन की जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग टेलर करेंगे, वो इम्परेटिव है। लेवरेजिंग एमर्जिंग एफिशिएंसीज एंड मैक्सिमाइजिंग एआईज पोटेंशियल मस्ट रिमेन सेंट्रल टू इंडियाज स्ट्रेटजी। इंडिया की जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ना, वो क्या रहनी चाहिए कि हम लेवरेजिंग इमर्जिंग एफिशिएंसी, जो इमर्जिंग एफिशिएंसी ना उनको हम लेवरेज करें, काफ़ी अच्छे से उनको यूज़ करें। एंड मैक्सिमाइजिंग एआईज पोटेंशियल, एआई का जो पोटेंशियल है उससे जो हमको फ़ायदा होगा उसको हम मैक्सिमाइज करें। मस्ट रिमेन सेंट्रल टू इंडियाज स्ट्रेटजी, इंडिया की स्ट्रेटजी में ये केंद्र पर रहना चाहिए। द इंडिया एआई मिशंस इनिशिएटिव, इंडिया के जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मिशन इनिशिएटिव्स हैं जो हम ले रहे हैं, वहाँ पर जो इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, मतलब जो पॉलिसीज़ लगा रहे हैं, सच एज सब्सिडाइज्ड एक्सेस टू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू के जो सब्सिडाइज्ड एक्सेस है, पहुंच है, क्लस्टर वही है जीपीयू क्लस्टर। एंड फंडिंग फॉर प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट्स, और हम जो फंडिंग कर रहे हैं किसके लिए, प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो बहुत ही आगे पता है कि इन प्रोजेक्ट्स के बाद हमको काफ़ी ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। आर एनकरेजिंग स्टेप्स टुवर्ड्स दिस गोल, इस गोल की तरफ हमको काफ़ी ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं। लुकिंग अहेड, आगे देखते हुए, इंटीग्रेटिंग एआई एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग एट स्केल विल बी एसेंशियल। भाई आगे देखते हुए जो इंटीग्रेटी कर रहे हैं हम किस चीज़ की, एआई एजुकेशन को हम बढ़ा रहे हैं और स्किल्स ट्रेनिंग को बढ़ा रहे हैं एट स्केल विल बी एसेंशियल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इवन इफ अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ टॉप एआई टैलेंट मूव्स अब्रॉड, देखो जो सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ टॉप एआई टैलेंट है ना, ये जैसे आगे बढ़ता है, इंडिया मस्ट एंश्योर, इंडिया को एंश्योर करना चाहिए दैट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री रिटेन्स सफिशिएंट एक्सपर्टाइज टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। जैसे ही ये एआई टैलेंट आगे बढ़ेगा, इंडिया को एंश्योर करना चाहिए कि भाई जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना हमारी, वो सफिशिएंट एक्सपर्टीज पे रहेंगी, और टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, कि हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे। एआई विल अनडाउटेडली रीशेप इंडस्ट्रीज, एआई बिना संदेह के रीशेप करेगा, एक नई दशा देगा किसको, इंडस्ट्रीज को। एंड प्रिपेयरिंग अ रोबस्ट टैलेंट पाइपलाइन विल बी की टू एंश्योरिंग दैट, और एक जो हम प्रिपेयर करेंगे काफ़ी बड़े लेवल पर रोबस्ट टैलेंट को पाइपलाइन में, पाइपलाइन होता है कोई काम जो अभी बीच में है, तो एक रोबस्ट टैलेंट पाइपलाइन विल बी की, वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा टू एंश्योरिंग दैट, क्या इंश्योर करने के लिए, इंडिया नॉट ओनली एडेप्ट, ना कि हम चीज़ों को एडेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, चेंज करेंगे, बट ऑल्सो थ्राइव्स इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, जो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन अभी आनी है, क्योंकि आगे कुछ सारी चीज़ें एआई के थ्रू चेंज हो जाएंगी सारी, और एआई को हमको बहुत ज़्यादा यूज़ में लेना पड़ेगा। चलिए ये था हमारा एडिटोरियल, अब हम करते हैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। और पहला एमसीक्यू है, व्हाट वाज पीएम मोदीज मेन एम्फेसिस एट द एआई एक्शन समिट। पीएम मोदी का क्या मेन एम्फेसिस था एआई एक्शन समिट में, वो बैन करवाना चाह रहे हैं एआई डेवलपमेंट को, नहीं। एनकरेज करना चाह रहे हैं वो एआई बिजनेस प्रॉफिट को, नहीं। गवर्नेंस, एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ट्रस्ट इन एआई, यही था इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट है। दिखाता हूँ मैं कहाँ पे था ये देखो, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइट, उन्होंने क्या हाईलाइट करा है, मतलब उनका क्या स्ट्रेस रहा है, गवर्नेंस पर और स्टैंडर्ड दैट अपहोल्ड शेयर्ड वैल्यूज़ पर
और बिल्ड ट्रस्ट। तो ये तीनों चीज़ें आ गई ना, गवर्नेंस आ गया, ट्रस्ट आ गया, तो यही था ना सारा कुछ। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी, गवर्नेंस, एथिकल स्टैंडर्ड्स और ट्रस्ट इन एआई। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, व्हाट इकोनॉमिक कंसर्न इज हाईलाइटेड इन द एडिटोरियल। एडिटोरियल में क्या इकोनॉमिक कंसर्न को हाईलाइट करा गया है? एआई में रिड्यूस इंडियाज जीडीपी, नहीं, इंडिया का जीडीपी को रिड्यूस कर देगा, ऐसा कुछ एडिटोरियल में नहीं आया है। एआई विल रिप्लेस ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, नहीं, कोई जिक्र नहीं आया। एआई विल नॉट अफेक्ट द इकोनॉमी, अफेक्ट तो करेगा। एआई कुड इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, ये बात आई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। और स्टैगनेंट वेजेस, वेजेस में काफ़ी मतलब स्थिरता रह सकती है, वेजेस जो सैलरीज वगैरह हैं वो वैसी की वैसी रह सकती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाई इज एनर्जी कंजम्पशन आ कंसर्न, जो एनर्जी कंजम्पशन है एआई का वो क्यों एक चिंता का विषय है? क्यों है भाई, देखते हैं। एआई कंज्यूम्स लेस एनर्जी देन अदर इंडस्ट्रीज, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि एआई कम वो करता है, नहीं। एआई डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, एआई को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एआई ट्रेनिंग रिक्वायर्स वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जी, जो एआई की ट्रेनिंग होनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। सी ऑप्शन ही करेक्ट है। एआई डज नॉट इम्पैक्ट, नहीं, इम्पैक्ट तो करता है। चलिए अब करते हैं ग्रामर के क्वेश्चन। इसमें पूछा है वर्ब का टेंस, जो वर्ब है उसका टेंस पूछा है। एआई ट्रेनिंग रिक्वायर्स वास्ट अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें इसमें वर्ब क्या है? ट्रेनिंग इसमें वर्ब है? अरे नहीं भाई, ट्रेनिंग वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब है रिक्वायर्स, ठीक है ना। तो इसमें वर्ब क्या है? रिक्वायर्स वर्ब है। एआई ट्रेनिंग तो सब्जेक्ट है, इसके ऊपर ही तो बात चल रही है, एआई ट्रेनिंग के ऊपर, तो सब्जेक्ट है एआई ट्रेनिंग, वर्ब क्या है? वर्ब है रिक्वायर्स। अब आपको रिक्वायर्स का वो बताना है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है। देखो रिक्वायर्स एस लगा है तो प्रेजेंट है, और वो भी कौन सा? सिंपल प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना है एरर। इंडिया मस्ट एंश्योर्स दैट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री रिमेन्स कॉम्पिटिटिव, इंडिया को इंश्योर करना चाहिए दैट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री रिमेन्स कॉम्पिटिटिव। अच्छा देखो, जो हमारे मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स होते हैं ना, जैसे मे, माइट, मस्ट, शुड, है ना, कैन, कुड, ये सारे होते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स के बाद जब कोई वर्ब आएगी ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आएगा। और एक दूसरा भी होता है, जब हम मॉडल्स लगाते हैं ना, मॉडल्स प्लस इसके साथ अगर हम बी लगाएंगे पैसिव में, तो फिर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये दो पैटर्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको कौन सा पैटर्न मिलता है? हमको पहला वाला पैटर्न मिल जाता है, मस्ट मतलब मॉडल है, उसके साथ में V1 आना चाहिए। तो यहाँ पर एंश्योर्स कर दिया, तो एंश्योर्स ना कर इसको केवल एंश्योर कर दो, यही इसमें एरर हो जाएगा। मस्ट एंश्योर्स की जगह पर मस्ट एंश्योर करना पड़ेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। पैसिव वॉइस में चेंज करना है अगला क्वेश्चन। एआई विल ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज। अब देखो मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना उसको बनाओ सब्जेक्ट। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, सी में एआई कर दिया, काट दो इसको, इंडस्ट्रीज। अब तीन ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन तो पहले ही कट गया, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। अब देखो इसकी वर्ब पे चलते हैं, वर्ब है इसकी विल। तो विल और शैल को कैसे बनाते हैं? देखो विल और शैल में विल के बाद बी लगाओ और फिर सिंपल उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, वैसे करके हम बना लेंगे। तो देखो इसमें तो ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसमें तो विल ही गायब कर दिया, तो इसको भी काटो, इसमें भी विल गायब कर दिया, इसको भी काटो। तो ए ऑप्शन बचा, इंडस्ट्रीज विल बी ट्रांसफॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म बाय एआई, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए हैं। ये है हमारी क्लास का एंड। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आपसे मिलते हैं 10 बजे स्पेशल वोकैब क्लास में, ठीक है। तो वहाँ पर हम वोकैब को पढ़ेंगे इन ग्रेट डिटेल। तब तक के लिए गुड बाय। टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करने के बाद एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना खुद से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।